नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज हम जिस ख़ास पर्सनैलिटी से, व्यक्तित्व से, राजनेता से बात करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है उनसे बात करने का ये क्रम, क्योंकि ख़ास मुलाकात तो ये है ही, लेकिन ये योग मुलाकात भी है, क्योंकि वो योग आयोग के, मध्य प्रदेश योग आयोग जो है, जो हाल ही में जिसका गठन कुछ समय पहले हुआ है, उसके अध्यक्ष हैं। इसके पहले बाल संरक्षण आयोग जो रहा, उसके भी अध्यक्ष वो रहे, और प्रदेश कार्यालय मंत्री का दायित्व भी वो निभा चुके हैं, अब उस दायित्व में नहीं है। तो पर्सनैलिटी उनकी बड़ी विविड है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। आरएसएस से उनका जुड़ाव है और 10 वर्षों तक प्रचारक की भूमिका उन्होंने निभाई। उज्जैन में भी इसी रूप में, इसी दायित्व के साथ वो रहे, और मूलतः शिवपुरी से हैं रहने वाले, और 2-3 उनकी पुस्तकें भी हैं, और समाज के ऐसे पक्ष की तरफ उनका रुझान बहुत गहरा है जहां आमतौर पर हमारी दृष्टि, मैं ये नहीं कहूँगा कम जाती है, हाँ, लेकिन वो विषय न मीडिया में बहुत ताकत से उभर कर सामने आते हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं, और न ही राजनीति के परिदृश्य पर वो विषय बहुत चमकते हुए सामने आते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिव्यांग क्रिकेट का आयोजन किया जो 100 घंटे तक चला, और इसमें भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों की टीमें आईं और बड़ी चर्चा रही इसकी। इसके अलावा जब वो बाल संरक्षण आयोग से जुड़े रहे, तब भी ख़ासतौर से विद्यार्थियों को लेकर, बच्चों को लेकर उनकी दृष्टि बहुत सजग रही, और उम्मीद करते हैं कि अब जबकि योग आयोग में वो हैं, तो अभी रिसेंटली उनके माध्यम से ही मुझे पता चला कि ऐसी भी मंशा है भारत सरकार की कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित स्पर्धाएं हैं उनमें भी योग को स्थान मिले, और कुछ इसी संकल्पना के साथ अहमदाबाद में एक योग प्रतिस्पर्धा हुई अंतर्राष्ट्रीय, और इसमें दुनिया के करीब 70 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, और मध्य प्रदेश से करीब 8 से 10 जो हमारे युवा प्रतिभागी थे, इन्होंने बहुत बेहतरीन वहाँ प्रदर्शन किया। तो योग निश्चित तौर पर भारत की देन है पूरी दुनिया को, और योग, अब जबकि हम योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुहाने पर खड़े हैं और जिसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महती भूमिका है, तो बहुत सारे विषय हैं आज, लेकिन योग केंद्र में रहेगा ही जाहिर तौर पर। तो चलिए आपको मिलवाते हैं योग आयोग के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के युवा और प्रखर नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो यही हमें बताइए कि योग को लेकर किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और क्या सोच और क्या दृष्टि है इसे लेकर? जब से सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सारी दुनिया ने योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वीकार किया है, तो भारत में तो सारी तैयारियां अपनी जगह पे चलती रहती हैं, लेकिन सारी दुनिया उत्सव मनाने के लिए तैयार रहती है। 21 जून का सबको इंतजार रहता है। और मैं अगर मध्य प्रदेश की संकल्पना के साथ कहूं, तो मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि देश की प्रथम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति महोदया मध्य प्रदेश की भूमि पर आकर के 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को करने जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और ये केवल वहाँ तो बड़ा कार्यक्रम होना ही है प्रत्येक ज़िले में, और मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की मेरी स्कूल शिक्षा विभाग में सब जगह चर्चा हो रही है, हम सारे अधिकारियों से नीचे जो फीडबैक ले रहे हैं, उससे मैं ऐसा मानता हूँ लगभग 1 लाख स्थानों पर मध्य प्रदेश में योग होगा। ये अपने आप में एक बहुत रिकॉर्ड होगा। राघवेंद्र जी, ये बड़ी अहम बात है कि आमतौर पर इस तरह के जो क्रियाकलाप हैं जिनसे आप पहले भी जुड़े रहे, वो समाज की भी उतनी अभिरुचि नहीं दिखती है उसमें, और राजनीतिक परिदृश्य में भी बहुत ज़्यादा स्थान मिलते हुए नहीं दिखता। ये कठिनाई, चुनौती आपने अनुभव की ही होगी, चाहे दिव्यांग क्रिकेट का आयोजन आपने किया हो, आप ही के संसाधन जुटाएं उनको, कैसे इतनी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, तमाम खिलाड़ी आए हैं, या बच्चों से जुड़े विषय को आपने डील किया, कैसे देखते हैं? ये तो आपकी संगनिष्ठ सोच और दृष्टि है कि अभाव के बाद भी गाड़ी कहीं रुकती नहीं है। जी, अब मुझे लगता है कि जो चलती हुई गाड़ी में क्या सवारी करना अपनी दुनिया बनाना, उसको आगे बढ़ाना,
और सबसे बड़ी बात है, मैं देखता हूं कि एक एक बच्चे के चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखती है, अगर मैं दिव्यांग क्रिकेट की बात करूं या दिव्यांग खेलों के बारे में बात करूं, जो बच्चों के चेहरे पर प्रसन्नता दिखती है वो जीवन की बहुत बड़ी पूंजी होती है। मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी चीज़ें इसके आगे फीकी हैं। उन बच्चों को जो एक बार जीवन में ऐसा कठिन समय आ जाए तो जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, परिवार वालों का जीवन मुश्किल हो जाता है, वो परिवार के ऊपर बोझ लगने लगता है, वो समाज के ऊपर बोझ लगने लगता है, उसके मोहल्ले वालों का सोच बदल जाता है, उसके माता पिता के प्रति व्यवहार बदल जाता है। मैं अगर बहुत ही मेरे दिल को छू जाते हैं, एक बच्चा था जिसको जन्म से ही वो दिव्यांग था, तो उसके परिवार वालों से बोलते थे कि इसको मथुरा वृंदावन छोड़ाओ, भीख मांग लेगा और अपना वो चलेगा, अब अगर ये रहेगा तो हम पूरा परिवार चलाएंगे कि इसकी चिंता करेंगे। वो जब सुनाता है तो आंसू आने लगते हैं सुन करके, लेकिन मुझे आपके माध्यम से, मैं बंसल के दर्शकों के माध्यम से बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे कहते हुए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है। वो हवाई जहाज से कई देशों की यात्रा कर, मैंने इतने देशों की यात्रा नहीं की होगी, हो सकता है आपने नहीं की हो, लेकिन वो इतने देशों की यात्रा करके आया है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रसन्नता है, इसके आगे तो दुनिया की सारी दौलत फीकी है। ये उसी बच्चे ने ये अपना अनुभव आपको बताया था। मैं तो उसके परिवार में गया हूँ, घर वालों से बात की है। अब घर वालों का नज़रिया जो बदला है, तो घर वाले ही कहते हैं कि पहले हम दादी ऐसा बोलती थी कि पूरे परिवार में ऐसा हो गया, हमारे परिवार में कोई नहीं था और ये कहाँ से आ गया। मतलब जो भी होती परिवार में जो एक आर्थिक अभाव में जीने वाले परिवार की जो समस्याएं होती हैं वो सारी फेस करता है। योग की जो व्यापकता है और योग का जो प्रभाव है राघवेंद्र जी, वो बहुत ठीक से समझा गया है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ना उसकी मार्केटिंग भी बड़ी तगड़ी हुई है जी। और जितने लब्ध प्रतिष्ठित योग गुरु रहे हैं उन सब ने उसका बड़ा, कोई उसमें बुराई नहीं है, अब ये तो है ही एक, लेकिन योग को जिस तरह से हम, जो कि हमारी ही परंपरा का ये एक बहुत अभिन्न अंग है, तो जिस तरह से इसको हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे घरों तक पहुंचना था, क्या आपको लगता है अभी भी हम उसमें कामयाब हुए हैं? अब मुझे लगता है हम उस दिशा में चल पड़े हैं, दूसरा शब्द कहूँ। हाँ, हजारों साल की परंपरा सैकड़ों सालों में खंडित हुई और उसको पुनर्स्थापन हो रहा है। तो ये तीनों अगर कार्य उसके कहें, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे मनीषियों ने उसको बचाए रखा, और बचाए ही नहीं रखा, उसको आगे वाली पीढ़ी को वो आगे फॉरवर्ड करते गए। तो मैं मानता हूं कि जितना स्थान होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन हम उस दिशा में चल पड़े हैं और आने वाले समय योग का समय है। मैं ऐसा अपने अनुभव से, और मैं जो थोड़ा सा विद्यार्थी होने के नाते मैं जो पढ़ता रहता हूँ, उससे मेरा मानना यह है कि पिछले 10 साल जिस तरह से आयुर्वेद के लिए समर्पित था, आने वाला 10 साल योग, नेचुरोपैथी और वेलनेस के लिए समर्पित होने वाला है। तो आप इन 10 साल में योग के क्षेत्र में बहुत एक बड़ा क्वांटम जंप देखेंगे। और इसके लिए मैं आयोग अध्यक्ष के नाते कहूँ तो मध्य प्रदेश सरकार की योग नीति है, उसके अनुसार हम इसको विद्यालयों में लाएंगे जी। दूसरा, हमने कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक, 5वीं से लेकर 8वीं तक, 6वीं से लेकर 8वीं और 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए क्या आसन होना चाहिए, क्या योग कैसे करना चाहिए उनको, इसका एक सिलेबस तैयार किया है और वो हमने सरकार को दिया है। एनसीईआरटी ने उसको माना है, एनसीईआरटी की बुक में भी वो प्रिंट होकर के आएगा। जब वो हमें एग्जाम में प्रश्न पूछने लगेंगे अगर, तो उसके नंबर होंगे तो स्वतः ही उससे जुड़ जाएगा। दूसरा, मैं एक बात कहूँ कि हमें एक धारणा अवधारणा से बाहर निकलना होगा। केवल आसन करना योग नहीं है, केवल आसन, बहुत बढ़िया। जो हम अष्टांग योग की बात करते हैं उसमें से आसन एक है, तो बाकी तो 7 है। अष्टांग आसन से लेकर हमें समाधि तक जाना है। लेकिन एक जो धारणा बन गई है वो यही चर्चा होती है कि योग माने आसन, बस। तो हमें इस धारणा को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे योग शरीर को शुद्धि करता है, शरीर को पुष्ट करता है, बलिष्ठ करता है, वैसे ही योग के बाकी के जो 7 अंग हैं वो मन को, बुद्धि को, आत्मा को, सबको पुष्ट करने के लिए हैं। और अंत में व्यक्ति अपनी समाधि की तरफ जाता है। अगर मैं एक शब्द में कहूँ, जैसे कहते योग कर्म कौशलम, कुशलता के द्वारा किया हुआ कर्म ही योग है। क्या बात है, ठीक बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही। और चित्त जो है कि अपने चित्त पर नियमन उसका, और जैसा आपने कहा ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि समाधि का अर्थ क्या है। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि सन्यासी हो जाना जी, बिल्कुल, या समाधिस्थ होकर बिल्कुल दीन दुनिया को छोड़ देना। ये है कि जीवन का वास्तविक मर्म क्या है, हम क्यों इस संसार में आए हैं, किधर हम जा रहे हैं, इसको समझना। जब योग या वेलनेस की बात होती है तो राघवेंद्र जी, मुझे
कभी ध्यान नहीं आता कोई सरकारी चिकित्सालय जहाँ मुझे सिखाया जा सके। वेलनेस सेंटर हैं तो बड़े बड़े लश ग्रीन फार्म हाउसेस में हैं, जहाँ की एंट्री फीस ही इतनी है कि मेरे जैसा व्यक्ति भी वहाँ जाने के पहले 10 बार सोचे। केरल जो है वो या उद्योगपतियों के लिए है, जहाँ पर काफ़ी आयुर्वेद का और पंचकर्म का बड़ा संस्थान है। इन सब चीज़ों को भी हमें धीरे धीरे नीचे लाना पड़ेगा। आज भी आम आदमी योग से या फिर पंचकर्म से, आयुर्वेद से, इनसे बहुत दूर है अभी। जैसे मैंने कहा कि पिछला 10 वर्ष अगर हम देखें आयुर्वेद के लिए समर्पित था, आने वाला 10 वर्ष इसके लिए समर्पित है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो समाज में वातावरण बनता है वो इन सारी चीज़ों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। जब अधिक से अधिक लोग इसकी तरफ जाने लगेंगे, अब आप देखिए पिछले 5 साल में आप जहाँ रहते होंगे मोहल्ले अड़ोस पड़ोस में देखें, योग की कक्षाएं आपको दिखने लगी हैं। ठीक बात। अब आज मैं सुबह गया था एक अपना भोपाल में बैरागढ़ में एक बहुत अच्छा नेचुरोपैथी योग का एक वेलनेस का वो पूरा इंस्टीट्यूशन है, महाविद्यालय है। वहाँ 5 साल का जो मेडिकल होता है वो नेचुरोपैथी योग में होता है। और मैंने पहली बार इतने करीब से देखा है, और वो 2000 लगभग 9 साल से यहाँ चल रहा है। तो एक बड़ा अच्छा केंद्र है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि धीमे धीमे अभी बड़ी खुशी की बात है कि एक भारत सरकार ने खजुराहो में भी एक वेलनेस सेंटर दिया है। तो धीमे धीमे जब संख्या बढ़ेगी तो इसका व्यापक भी बढ़ेंगे और लोगों का रुझान भी बढ़ेगा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि वास्तव में मैं आपके दर्शकों के माध्यम से भी समाज को, सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों के जीवन में, हम सब लोगों के अपने जीवन की दिनचर्या में एक तरफ मेडिसिन है, एक तरफ मेडिटेशन है। हम क्या लेना चाहते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि अगर मेडिसिन से बचना है तो मेडिटेशन की तरफ जाइए, दवा से बचना है तो ध्यान की तरफ जाइए। जब हम समाज में संदेश देने में सफल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि अधिकतम लोग यहाँ जाने लगेंगे। धीमे धीमे लोगों का रुझान बढ़ रहा है और पिछले 2, 3, 4, 5 साल में अगर मैं उसका परसेंटेज कहूँ तो बड़ा परसेंटेज बढ़ा है। और आने वाले 2-5 साल में इसको कई गुना, जैसे मैंने शब्द बोला, क्वांटम जंप मिलेगी इसमें। जिसे कहते हैं कि रूट कॉज क्या है राघवेंद्र जी, वो बड़ा अहम सवाल है कि हमें जड़ तक पहुंचना है। जैसे आप जिस संगठन से जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसा नहीं है कि उसके पास आरंभ में बहुत संसाधन थे, अभी भी हैं, ऐसा भी नहीं है। उसके पास एक विचार के प्रति गहरा प्रेम है, जिस विचार को लेकर वो आगे बढ़ा। विचार जब तक उसकी प्रतिस्थापना ठीक से समाज में नहीं होगी, राष्ट्र क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं, आज आप देख रहे हैं कि बड़ा हमला है हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, कल्चर है, उस पर, और युवा अपना रास्ता भटक रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ भ्रमित जरूर है वो। इसके बीच में जो भारतीय विचार है, जो बहुत आधुनिक है, नहीं तो कई बार लोग समझ लेते हैं कि एक दकियानूसी बात हम कर रहे हैं जब भारतीय विचार की इसको स्थापित करने का प्रयास किया लंबे समय से। जी, तो इसको लेकर आपको कैसे लगता है कि ये हम कैसे चलेंगे? बात वोट की हो जाती है, बात लाडली बहना की हो जाती है, जो जरूरी है, मैं नहीं कहता वो गैर जरूरी है चुनाव के लिए, लेकिन भारतीय विचार, भारतीय दृष्टि से इतिहास का पुनर्लेखन, ये सारे विषय फिर पीछे छूट जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स में देखता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले एक तरफे हमले होते रहते थे, कोई प्रतिकार नहीं होता था, तो चर्चा नहीं होती, उसको हमला ही नहीं माना जाता था। अब बराबर से प्रतिकार हो रहा है। केवल प्रतिकार ही नहीं हो रहा है, वैचारिक दृष्टि से मैं कहूँ, हम उस दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं। तो जो हमारे विरोधी थे या जो इस विचार को बहुत ही पुरातन है, भारत तो सांप सपेरों का देश है, जितनी भी एक भ्रांतियां गढ़ करके और हमारे युवा को आत्महीनता की तरफ जो धकेला है, तो इन सब में मुझे लगता है अब भारत का युवा इस पूरी आत्महीनता से एक आत्मगौरव की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विरासत का शब्द का उपयोग किया। योग भारत की विरासत है। आप देखिए दुनिया के अंदर कोई भी प्रस्ताव यूएनओ में आया हो, एक साथ में इतने देशों ने स्वीकार किया हो, नथिंग। 75 दिन के अंदर में 163 देशों ने इसको स्वीकार किया है। आज तक यूएनओ के इतिहास में, यूएन के इतिहास में किसी भी प्रस्ताव को इतना नहीं माना जैसे योग को माना। आखिर कारण क्या है? क्यों योग हम दुनिया में बताने में सफल हुए कि दुनिया के अंदर अगर युद्ध से बुद्ध का रास्ता कोई है तो भाई योग है।
हम अपनी बात को साइंटिफिक तरीके से हम प्रूफ कर सके। हमने लोगों की, दुनिया की नज़र में ला करके अपनी बात को बोला। वो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का अपना आत्मबल है, उनका एक, जो मैं कहूँ वो एक सच्चे योगी हैं। वो योगी होने के नाते उनका जो एक आत्मविश्वास है, उसने दुनिया को इस विषय को मानने के लिए मजबूर कर दिया। और उन देशों ने, अरब कंट्री जहाँ कल्पना नहीं कर सकते थे, ओम शब्द का उच्चारण हो सकता है, पॉपुलर है वो। मैं अभी अहमदाबाद में गया था तो मैं वो देखता था कि वो बहरीन के शेख जो होते हैं, वो सर पे एक वो टायर जैसा कुछ उनका वहाँ का पहनते हैं वो। तो मेरे दोनों तरफ वो बैठे थे और योग का कार्यक्रम चल रहा था और वो बता रहे थे कि हम योग के लिए कितना काम करते हैं। तो मुझे लग रहा था इतना काम तो हम लोग नहीं करते, इतना आप कर रहे हैं। तो मुझे लगा भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीयता का जो झंडा दुनिया के अंदर बुलंद हो रहा है। क्योंकि भारत को हमेशा स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत तलवार से हारने जीतने वाला देश नहीं है, भारत संस्कृति से का देश है। अगर कोई भारत को नष्ट कर सकता है तो उसकी संस्कृति पर प्रहार करके करता है। तलवार के दम पे भारत को कोई नहीं जीत सकता। चाहे वो सिकंदर अपना सपना लेकर के आया हो, किसी ने बोला वो दीन एजाजी का विवाह के बड़ा नारम में अटका ना खरम में अटका, जाके डूबा तो गंगा के मुहाने पर डूबा। ये बात ठीक है। 2016 में हमने एक सन्यासी आए थे, युवा सन्यासी, उनका इंटरव्यू किया उज्जैन में, और बाद में मुझे पता चला कि वो तपस्वी बाबा कल्याण दास जी के शिष्य हैं, जो बड़े प्रखर संत हैं, और वो इस समय दुबई में चला रहे हैं। और उनका भी यही कहना था जो आपने कहा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम जो हैं आते हैं और बड़ी रुचि से सीखते हैं। एक दो सवालों के साथ इस बातचीत को विराम दूंगा। किस तरह का अब तक आपकी जो यात्रा रही है, संघ के प्रचारक से लेकर प्रदेश कार्यालय मंत्री, फिर ये दूसरा आयोग है आपका जहाँ ये दायित्व तो संभाल रहे हैं, चरेवेती तो आपका मूल मंत्र है ही, लेकिन किस तरह से देखते हैं? और इससे आपकी एक अभिरुचि का स्थापन भी हुआ है शायद, कि आप इन विषयों को लेकर अधिक कार्य करने के इच्छुक हैं, या जो मिल गया वही स्वीकार्य है? मैं एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, अक्सर मैं बोलता हूँ। किसी ने बोला है कि जिंदगी जियो तो ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसी करो जैसे जिंदगी जी रहे हो। तो मुझे लगता है कोई चीज़ बोझ नहीं लगेगी, कोई चीज़ भार नहीं लगेगा। जो संगठन ने, व्यवस्था ने दे दिया, उसी को भाग और भगवान मान करके उस काम में लग जाना। लेकिन वो ऐसे करना कि आप इसी काम के लिए बने थे, तो आपको कभी भी मन में ना तो कोई समस्या लगेगी, ना कोई आपको कठिनाइयाँ लगेंगी, और जो काम मिलेगा उसको करने लगेंगे। मैं जब चाइल्ड कमीशन में था, आपके साथ भी मेरी कई बार चर्चा हुई, आपके दर्शकों के माध्यम से मैं देखता था, तो मेरे से लोग अक्सर ये बोलते थे कि इसको बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। और अब मैं मानता हूं कि लोग ये भी कहेंगे नहीं, इसको योग के अलावा कुछ नहीं दिखता है। लेकिन मैं एक चीज़ और मानता हूं, जीवन में किए हुए पुराने काम कभी छोड़ना नहीं चाहिए, नए ऐड करते रहना चाहिए। आज भी मैं बच्चों के लिए मानता हूं कि मैं उतना ही समर्पित हूं, मैं बच्चों के लिए काम करना मेरे जीवन की उतनी ही प्राथमिकता है। अब मेरी प्राथमिकता में योग भी उसी तरह से हो गया है। सामान्यतः लोग क्या होता है कि एक काम को किया लेकिन नए काम पे पुराना छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं मानता हूं कि आपने उसके लिए काम कर रहे थे, आप काम नहीं करते, उसके लिए जी रहे थे। आप जीने की व्यवस्था विधि नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ठीक बात है, ये काफ़ी आपने महत्वपूर्ण बात की। आपने अहमदाबाद का जिक्र किया था बीच में, वहाँ जो योग का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए। और सरकार की मंशा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का हिस्सा हो ये? बिल्कुल होगा, और सरकार की बहुत, मैं कहूँ, बड़ी तीव्र इच्छा है इसमें। तो अहमदाबाद में जो वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुआ है, ये पहली बार हुआ है, और इसमें 78 कंट्री ने पार्टिसिपेशन किया है। मुझे लगता है किसी भी इवेंट में इतने कंट्री नहीं आते होंगे, किसी भी तरह की चैंपियनशिप में एक साथ में इतने कंट्री भाग नहीं लेते होंगे। फर्स्ट टाइम हुआ, 78 कंट्री आए। अगली बार मॉरिशस में होने वाला है, मैं मानता हूँ 100 से अधिक देश उसमें भाग लेंगे। तो ये अपने आप एक बड़ा परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है योगासन, योग वो एक जीवन जीने की कला है। ये हम तो मानते ही, हमारे ऋषि मुनियों ने तो इसको खड़ा किया ही है, दुनिया भी इसको मानती है। प्रधानमंत्री जो पद्मश्री किसी मिला है मुझे, एक फ्रांस की कोई महिला हैं, वो लगभग 90-95 वर्ष की हैं और पिछले 50 साल से योग सिखा रही हैं। पहली बार भारत आई थी वो पद्मश्री लेने के लिए। मैं और तो क्या, मैं यहीं भोपाल में देखूं, एक भरत नगर में एक शशि सूद मैडम है, 92 उनकी एज है इस समय, और रोजाना 1 घंटे योग सिखाती हैं वो। कल मैं उनसे मिलने गया था, वज्रासन में बैठी थी और सामने 50-60 लोग बैठे थे, उनको योग सिखा रही थी। आप देखिए क्या जीव सा है वो। तो मैं मानता हूं कि सरकारों की भी प्राथमिकता में है, और यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले हैं। अब योगासन खेल का हिस्सा है, योगासन कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनेगा, योगासन
ओलंपिक का हिस्सा बनेगा, तब मैं मानूंगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, जब पदक तालिका में भारत प्रथम स्थान पर देखेगा, योगासन में अधिकतम पदक भारत के होंगे। और वो दिन बहुत दूर नहीं है जो अपन बैठ करके इसी बंसल न्यूज पर और दर्शकों से फिर आशीर्वाद लेके चर्चा कर रहे होंगे। वाह राघवेंद्र जी, आगे के लिए क्या दृष्टि और सोच है? सार्वजनिक जीवन में तो प्रवेश हो ही चुका है और आगे जो भी भारतीय जनता पार्टी आपकी प्रिय पार्टी तय करेगी उसे लेकर आगे बढ़ना है। फिर भी कोई सोच और दृष्टि? बच्चे आपका प्रिय विषय हैं, बालक, और अब योग भी हो गया है और आगे कोई और आयोग मिलता है तो वो भी आपका प्रिय विषय होगा। हाँ, जो भी मिला उसी को मुकद्दर समझ लिया। यही हाँ। मानते हैं कि हम इसी के लिए बने थे और संगठन की कृपा है। मैं तो एक बहुत छोटी सी जगह से, एक बहुत छोटे से सामान्य से भी, सामान्य तो अच्छा शब्द होता है, उससे भी बहुत छोटे परिवार से निकला हूँ, बहुत छोटे गांव से निकला हूँ। और मैं अगर आज बंसल में बैठ के आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे लगता है ये सब मुझे मेरे संघ के द्वारा दिए हुए संस्कार या संघ के द्वारा दिया हुआ आत्मविश्वास है, उसी की देन है। इसलिए मैं मानता हूँ इस व्यवस्था के अनुसार जो मुझे काम मिलेगा मैं उसको उतनी ही तल्लीनता के साथ करूंगा, बगैर किसी मन में कि मुझे छोटा काम दिया कि बड़ा काम दिया। जो दिया वो सबसे अच्छा है और ऐसा मानेंगे, यही भाग्य और भगवान का आदेश है। बहुत शुभकामनाएं राघवेंद्र जी कि आपकी ये यात्रा जो अहर्निश चल रही है, बीते मेरे ख्याल से करीब करीब 2-2.5 दशकों से ज़्यादा। हाँ, मुझे भोपाल में रहते रहते लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 30 साल से ज़्यादा हो गए। 3 दशकों से अधिक की यात्रा और प्रखरता से आगे बढ़े। हालांकि आपको देख कर नहीं लगता कि 3 दशक आपको हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत कम उम्र में आपने कदम रख दिया था और आगे बढ़ते रहे। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।